हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ सिनेटेल, जहाँ पर हम आपको हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवीज़ का एक्सप्लेनर देते हैं। तो आज की जो मूवी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल होने जा रही है, जिसको आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये काफ़ी थ्रिल और सस्पेंस से भरी एक मूवी है, जो कि एक हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर मूवी है, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। ये कुछ ही दिन पहले जो है रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है विजिलेंटे जस्टिस। इस मूवी का हम एनालिसिस करेंगे। ये मूवी सिर्फ सिनेमा हॉल्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि इस मूवी के जो नज़रियात हैं और इस मूवी की जो आइडियोलॉजी है वो एक ग्लोबल आइडियोलॉजिकल वॉर की सूरत में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि आखिर इस मूवी के डायरेक्टर को शदीद तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है और क्यों इस मूवी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, और इस मूवी का असल में प्लॉट है क्या, और सबसे बढ़कर दुनिया के अमीर तरीन शख्स यानी कि इलन मस्क जो हैं वो इस मूवी को खुलकर हिमायत क्यों कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम इस मूवी की डीप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ यूरोप के अंदर जो माइग्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, क्या वाकई सिर्फ आज की लिबरल पॉलिसीज़ का नतीजा है, या इसके पीछे जो है सदियों पुराना यूरोपियन कॉलोनियलिज्म जो है वो इसके पीछे छुपा हुआ है। तो इस मूवी के प्लॉट की बात करते हैं तो इस मूवी की आगाज़ माइकल के नाम के एक शख्स से होती है, जो कि अमेरिकन ऑफिसर होता है, फॉर्मर अमेरिकन यूएस ऑफिसर होता है, और ये कहानी इसके गिर्द घूमती है, जो अपने वालिद की वफ़ात के बाद जो है इनकी जो रियल स्टेट का बिज़नेस है उसको संभालने के लिए यूरोप आ जाता है। और यहाँ पर वो कुछ एक्सटेंडेड वेकेशंस पर आया होता है, और यहाँ वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं करता। यहाँ कर उसे एहसास होता है कि पूरा यूरोप जो है वो जराइम की लपेट में है, और यहाँ का जो जुडिशल सिस्टम है वो मुजरिमों का ज़्यादा साथ देता है, उसके साथ नरमी जो है रखता है। तो लॉ की फेलियर को देखते हुए, और जो इसके किराएदार होते हैं, टेनेंट्स जो होते हैं, और जो इमिग्रेंट्स होते हैं, उन पर इसको शदीद गुस्सा आया होता है। तो माइकल जो है वो अपनी पुरानी मिलिट्री ट्रेनिंग का हिस्सा इस्तेमाल करते हुए ख़ुद कानून को अपने हाथ में ले लेता है, और इंतहाई खौफनाक और एक ब्लडी वॉर का या हम कह सकते हैं एक ब्लडी किस्म की जो एक इसकी मुहिम होती है उसका आगाज़ कर देता है, जिसमें वो चुन चुन कर जो है पॉलिटिशियंस को, इसके अलावा जो है जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं उनको कत्ल करना शुरू कर देता है, जिनके ऊपर जो है डिफरेंट केसेस होते हैं। जब इसके सामना सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होता है तो ये जो है उनको भी इसमें काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। तो इसके अलावा इसकी जो वीडियो होती हैं सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पर वो एक मैसेज दे रहा होता है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पर ये एक पॉपुलिस्ट हीरो बनकर सामने आता है, और दूसरी तरफ इंटरपोल इसके पीछे पड़ जाता है। अब इस मूवी के अगर हम इंपॉर्टेंट तरीन इवेंट्स की बात करें तो ये मूवी जो है सस्पेंस से भरी हुई है, लेकिन इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा वायलेंस भी नज़र आता है। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो माइकल इस जंग को जो है एक बहुत ही भयानक रुख की तरफ ले जाता है। सबसे पहला इवेंट ये होता है कि माइकल एक लोकल गैंग के साथ जो है उसका सामना होता है, जहाँ वो अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग के ज़रिए और जदीद वेपन्स के ज़रिए पूरे गैंग को अकेले ही ख़त्म कर देता है, और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग इंटरनेट पर करता है, जो लाखों लोग देखते हैं। इसके बाद सेकंड इवेंट होता है जहाँ पे इंटरपोल माइकल को पकड़ने के लिए जब एक स्पेशल टास्क फोर्स तश्कील देते हैं, तो माइकल को बहुत गुस्सा आता है, और इस हद तक वो पागलपन में जो है वो पागल हो जाता है कि वो कानून को नाफिद करने वाले जो भी एहलकार होते हैं, यानी कि जो स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं, उनको खुल्लम खुल्ला चैलेंज देता है। और इंटरपोल जब उसके घर के ऊपर जो है एक अटैम्प्ट करते हैं, तो वहाँ पर उसने पहले से बंकर बनाया होता है, जिसके थ्रू जो है वो जो है तकरीबन मोर देन डजन जो स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं उनको कत्ल कर देता है। तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट ये होता है जहाँ पे हमें एक पॉलिटिकल ट्विस्ट नज़र आता है, जब माइकल को मालूम होता है कि कुछ मकामी सियासतदान जो है वो अपने सियासी फ़ायदे और इलेक्शन जीतने के लिए जानबूझकर बॉर्डर सिक्योरिटी को कमज़ोर कर रहे हैं, जिसके बाद माइकल को गुस्सा बढ़ जाता है। वो एक जो पॉलिटिशियन है उसको किडनैप करता है, और बाद में उसको असैसिनेशन करके इस तरह शो करता है कि जिस तरह उस बंदे ने खुद ही जो है अपनी सुसाइड कर लियो। फिल्म के क्लाइमेक्स की तरफ आते हैं, जो आखिरी इंतहाई सनसनीखेज़ थ्रिलर और इंतहाई शफाक और हम कह सकते हैं कि बहुत ही वायलेंट किस्म का सीन है, जहाँ पे माइकल अपने तमाम गुस्से की हद को पार कर लेता है। फाइनल मिशन में वो इमिग्रेंट्स के घर में ज़बरदस्ती घुसता है, जहाँ पे एक लड़की के ऊपर रेप के केसेस होते हैं, और विक्टिम को जो है वो बेसिकली अदालत ने छोड़ दिया होता है, और इसके साथ ही जो इनके ऊपर जो केसेस होते हैं इन लड़कों को भी अदालत ने बरी कर लिया होता है, क्योंकि अदालत के मुताबिक ये यंग लोग होते हैं, 14 ईयर्स के होते हैं, और इनका जो है वो कसूर जो है वो अदालत की नज़र में इतना नहीं होता, और उनके मेंटल रिहैब के जो है वो अदालत जो है बेसिकली इस तरह का कह देती है कि इनको मेंटल रिहैब भेज दिया जाए। अब यहाँ पर जब वो उनके घर में एंटर होता है तो वहाँ पर वो क्या करता है कि पहले उनकी फैमिली को हॉस्टेज करता है, फिर उस लड़के को कहता है कि वो अपने बाकी दोस्तों को भी कॉल करे जिन्होंने इस लड़की का गैंग रेप किया था, और उसके बाद वो पेरेंट्स
के साथ साथ इसकी बहन को, इस लड़के को और इसके जितने भी दोस्त होते हैं उनको स्लॉटर कर देता है, बेदर्दी से कत्ल कर देता है। इस पूरे हौलनाक कत्ल के बाद इमारत के अंदर इंटरपोल के चीफ और माइकल के दरमियान एक आखिरी जो है वो बात होती है, जहाँ पर हमें नज़र आता है कि इंटरपोल का जो बेसिकली जो हेड होता है वो एक हस्पताल में इंजर्ड होता है क्योंकि माइकल ने उसको इंजर्ड किया होता है। यहाँ पर उनकी एक फ़िलोसॉफिकल डिस्कशन भी होती है जब माइकल जो है इमिग्रेंट्स उनको सख्त तरीके से क्रिटिसाइज़ करता है, वो जो जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन भी रखता है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरपोल का जो हेड होता है वो उसको कहता है कि वो यूरोप की जो सिविलाइजेशन है उसको अंडरस्टैंड करता है, यूरोप की जस्टिस सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है और लॉ को जो है अपहोल्ड करने के लिए बेसिकली जो है वो इसकी कोशिश करता रहेगा और लॉ को मेंटेन करेगा। यहाँ पर जो है आखिर में मीडिया जो है माइकल को एक हीरो के तौर पर शो करना शुरू कर देता है। अब इस मूवी की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फ़िल्म इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि इसके डायरेक्टर के ऊपर तनकीद क्यों की जा रही है। यहाँ पे जो क्रिटिक्स है उनका कहना है कि ये मूवी जो है ये एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक प्रोपेगेंडा है और यहाँ पे हेट कैंपेन चलाई दी गई है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। मूवी में इस तरह जो है इमिग्रेंट्स और मासूम शहरियों को कत्ल करते हुए दिखाया गया है, जिस पर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने शदीद एहतजाज भी किया है। यही वजह कि जर्मनी जैसी यूरोपियन कंट्री ने इस मूवी को जो है वो सेंसर कर दिया है और इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की कोशिश की है कि और इसकी एज रेटिंग देने से भी इनकार कर दिया है। डायरेक्टर पर इल्ज़ाम है कि वो हमेशा जो है सस्ती शहरत और शॉक वैल्यू हासिल करने के लिए ऐसे सेंसिटिव जो टॉपिक्स हैं उनका सहारा ले रहे हैं और माशरे के अंदर जो तशद्दुद है उसको हवा दे रहे हैं। इलन मस्क ने भी इसकी सपोर्ट की। इस तमाम तरीन इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म और इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी के बावजूद मूवी की इस एक बहुत बड़ा सहारा इसको तब मिला जब इलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया पर यानी प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मूवी की खुलकर प्रमोशन की है और इसे सेंसरशिप के ख़िलाफ़ एक बड़ी फतह करार दिया। इलन मस्क की इस हमायत के पीछे दो बड़ी वजूहत हैं। एक ये कि फ्री स्पीच का वो दिफा कर रहे हैं और इनका कहना है कि किसी भी हुकूमत या सेंसर बोर्ड पर हक़ नहीं है कि वो किसी आर्ट फिल्म या इस पर पाबंदी लगाए। दूसरी तरफ इलन मस्क खुद काफ़ी अरसे से यूरोप और अमेरिका में जो इलीगल माइग्रेशन है और जो बॉर्डर कंट्रोल की वीकनेसेस है उसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है क्रिटिसिज्म करते हुए नज़र आए हैं। इनका कहना है कि ये मूवी जो है एक हकीकत यानी कि ग्राउंड रियलिटी को शो करती है और आवाम का जो गुस्सा है उसको समझने में हेल्प करती है और ये मेन स्ट्रीम मीडिया इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम कॉलोनियलिज्म की बात करें और मॉडर्न माइग्रेशन की बात करें तो अहम मोड़ पर हमें ये भी नज़र आता है कि डीप एनालिसिस अगर हम करें तो इस बुरान की असल जड़ कहाँ पर है तो हमें मालूम होता है कि मसला इतना सादा नहीं है जितना मूवी में दिखाया गया है। मूवी तो सिर्फ एक रुख पेश करी है, वन साइड ऑफ द पिक्चर। माइग्रेशन प्रॉब्लम्स जो हैं यूरोप की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, यूरोप के अंदर कुछ लोग ये सोचते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि यूरोप का जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म की जो तारीख़ है अगर हम उसको जोड़ें और सदियों पहले जब यूरोपीय ताकतों ने अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट के ममालिक पर कब्ज़ा करके उनकी रिसोर्सेज़ को हासिल किया, वसाइल को लूटा और वहाँ की इकॉनमीज़ को तबाह किया और वहाँ पर जो है वॉरलॉर्ड्स को सपोर्ट किया अफ्रीका में स्पेशली अगर हम देखें और इस तरह की जो आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बनाई तो इसके बाद से ये मुस्तकिल हमें खाना जंगी की बुनियाद इन कंट्रीज़ के अंदर नज़र आ रही हैं और आज भी जो है हमें फंडिंग्स नज़र आती हैं जहाँ पर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वॉरलॉर्ड्स उनको सपोर्ट किया जाता है। अफ्रीका की माइंस की अगर हम बात करें रेयर अर्थ मिनरल्स की तो यूरोपियन डोमिनेशन और वेस्टर्न डोमिनेशन आज भी हमें वहाँ पे नज़र आती है। तो हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें दो रुख हमें सामने नज़र आते हैं। एक वो जहाँ पर जो है यूरोप जो है जहाँ इमिग्रेंट्स को जो है वो उनके साथ एक नरम रवैया भी रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर हमें नज़र आता है कि वहाँ पर उनकी जो मुश्किलात हैं उसके पीछे रीजंस क्या हैं कि लोग क्यों यूरोप जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जो है वो उनको हेल्प आउट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के ऊपर शदीद दबाव भी पड़ना शुरू हो गया है जहाँ पे उनकी जो इकॉनमी है उन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आर्गूमेंट किया जाता है कि ये इमिग्रेंट्स जो हैं वहाँ जाके डिफरेंट जॉब्स करें जो यूरोपियंस खुद नहीं करना चाहते। तो यार बॉर्डर कंट्रोल के ऊपर जो है हमें नज़र आ रहा है कि एक नाकामी नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ पे हमें ये भी ये तारीख याद दिलाती है कि डेमोग्राफिक चैलेंजेस जो है हमेशा से हर कॉन्टिनेंट को फेस करने पड़ते हैं और आज यूरोप को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। ये मूवी आज बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हुई है, इस मूवी को हमने एक्सप्लेन किया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और जो इमिग्रेशन लॉस है उनका ऊपर आपकी ओपिनियन क्या है, ज़रूर अपनी ओपिनियन से हमें इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।